नमस्कार। हम आपको एक किस्सा सुनाते हैं, उसके बाद आप अपनी प्रतिक्रिया जैसे भी चाहें दें। आज की ताज़ा खबर है, समस्तीपुर लोको शेड जो समस्तीपुर डिवीज़न है रेलवे का, उसमें एक पुराना स्टीम इंजन खड़ा था स्टेशन पे पूर्णिया के, तो उसको इंजीनियर ने बेच दिया। उसको एक फर्जी कागज़ दिखा के और आरपीएफ का दरोगा भी मिला हुआ था उसमें, और दोनों ने मिलके एक रेलवे इंजन बेच दिया। इस किस्से को सुनने के बाद भारत में करप्शन की जड़ें कितनी अंदर तक हैं, इस पे आपकी दो प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। आप हंस सकते हैं, आप रो सकते हैं, आप रोने जैसा हंस सकते हैं, हंसने जैसा रो सकते हैं कि आप भारत में हैं, एक महान भारत जिसके लिए आजकल कसीदे काढ़े जाते हैं। इसके इतिहास, भूगोल, इसके राष्ट्रवादिता, देश प्रेम, सबके लिए हम कसीदे काढ़ते हैं। उस देश में एक रेलवे इंजन, स्टीम रेलवे इंजन, उसको कबाड़ियों को बेच दिया जाता है, और कबाड़ी कबाड़ी बाकायदे आके कई ट्रकों में उसे ले जाते हैं। आप जानते हैं रेल का इंजन अगर कबाड़ में जाएगा तो वो किस तरह जाएगा। जब ये राज खुला, एक छोटे से सिपाही ने खोला राज, तब ये पता लगा कि डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर ने कहा कि साहब ये ऑर्डर तो हमारे यहां से कभी इशू ही नहीं हुआ है। और तब ये राज खुला कि वो इंजीनियर महोदय ने पूरा का पूरा इंजन बेच दिया था। आप अगर इस इंजीनियर वाली क्षमता के हैं तो आप हंस सकते हैं कि मैं इससे कम नहीं हूं। अगर आपने जिंदगी भर तपस्या की है, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लड़े हैं, या कम से कम खुद नहीं किया है, तो आपको अफसोस होगा कि आपको वो रिकॉग्निशन नहीं मिला जो इस इंजीनियर को मिला। अभी बिहार में एक अन्य इंजीनियर के यहाँ जब छापा पड़ा तो मशीन नोट गिनने के लिए मंगवानी पड़ी, क्योंकि बोरों में वो नोट था। हम भारत में हैं और हमें गर्व करना चाहिए। ये हमारी सरकार से लेके एक बड़ा वर्ग है जो बताता रहता है। अब हम आते हैं मूल मुद्दे पे। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 15 तारीख की बात है इसी महीने की। 15 दिसंबर को एक बुक लॉन्च था, जिसमें कि चीफ जस्टिस इंडिया ने बहुत ही एक इमोशन सोक्ड स्पीच दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो एक जमाना होता था जब हम पढ़ते थे, या उसके बाद तक भी काफी दिनों तक रहा, जिसमें कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता था और वो समाज में रिपल्स क्रिएट करता था। बड़े बड़े एक्सपोजेस होते थे। आज इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म उनके हिसाब से अब नहीं होता है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म से समाज में जो एक जलजला पैदा होता था, वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म अब नहीं होता है। और न ही वो जलजला क्रिएट होता है, न ही वो रिपल्स क्रिएट होते हैं या वेव्स क्रिएट होते हैं। उन्होंने वेव शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अब तो वेव क्रिएट भी नहीं होता, अब किसी पे असर नहीं पड़ता है। आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में कुछ भी लिख दीजिए, अब रगे मोटी हो गई हैं, चमड़ी मोटी हो जाती है, तो ये असर नहीं करता। ये चीफ जस्टिस का उस किताब के रिलीज में एक और ही बड़ा अच्छा, बहुत ही स्तरीय, उन्होंने लाक्षणिक भाषा का प्रयोग करके एक और बात कही थी, और ये किताब का नाम था ब्लड सैंडर्स, जिसमें उस राइटर ने, सुधाकर रेड्डी ने, बताया था कि किस तरह पॉलिटिकल और सैंडलवुड माफिया, जो घने जंगल में, आंध्र प्रदेश के घने जंगलों में जो रेड लाल चंदन होता है, जिसकी तस्करी इतनी जबरदस्त है कि जापान तक उसका माल जाता है।
उसमें पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं और सारा मिलके ये पूरा धंधा होता है। चीफ जस्टिस ने इस पे बोलते हुए कहा कि रेड सैंडर्स, ये रेड सैंडर ट्री जो होती है, जो चंदन का रक्त चंदन वृक्ष कहते हैं, बेहद खूबसूरत होता है, इसको बचाने की जरूरत है। जब दरअसल वो जो कह रहे थे तो उनका मतलब था कि जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, जो ईमानदारी से पत्रकारिता करता है, जो हिंदुस्तान में ईमानदार लोग हैं, उनको बचाने की जरूरत है। ये जो सिस्टम है ये उनको खाने जा रहा है, वो खत्म कर रहा है। उन्होंने बड़ा अफसोस किया कि रेड सैंडर ट्री अब खत्म हो रहे हैं जंगलों से, इसी नेक्सस की वजह से जो पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स का है। तो उन्होंने इसकी भाषा का प्रयोग करते हुए एक लाक्षणिक तौर पे कहा, उनका कहना यह था कि ये जो वर्ग है जो अब बचा ही नहीं है, और अगर बचा है तो उनको कम से कम उनको प्रोटेक्ट करके रखा जाए। बात तो बहुत अच्छी है। वो वर्ग जो सीना तान के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करता था वो आज नहीं है। इसी में जस्टिस रमना ने ही, चीफ जस्टिस इंडिया ने ही, उसी के एक दिन बाद एक बेंच में थे वो, उस बेंच में दो केसेस की सुनवाई एक साथ हो रही थी। एक उषा मार्टिन का केस था और एक किसी और इंडिविजुअल केस था। तो उन्होंने ईडी को कहा कि जिस तरह आप प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए जिस तरह आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 100 रुपए के केस में लोगों को आप डाल रहे हैं, हम जानते हैं आपकी मंशा किस तरह की है और क्यों ये इस्तेमाल हो रहा है। उनका व्यंग बहुत गहरा था और ये ईडी के लिए नहीं था, ये सरकार के लिए था कि किस तरह आप कानूनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें सब पता है, इसे बंद कर दीजिए वरना कानून की कोई महत्ता नहीं रहेगी। दोनों काम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने किया। ये दोनों स्टेटमेंट अब आप मिला के देखें, मेरे ख्याल से चीफ जस्टिस को ये तो मालूम हो गया होगा कि अब इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए कि मालिक के यहां आप ईडी का छापा डलवा देंगे और ये भी मैसेज होगा कि अगर तुम साथ रहोगे तो तुम्हें पद्मश्री, पद्म भूषण सब कुछ दिया जा सकता है, तुम्हें राज्यसभा में मनोनीत किया जा सकता है, और ये भी छोड़ो तुम्हारे 10-20 काम जो होंगे वो भी हो सकते हैं, तुम्हें एडवर्टीजमेंट हम ज्यादा देंगे, आर्थिक लाभ होगा। ये सारे दोनों पक्ष हैं इसके। अब इसके बाद कौन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेगा? जो जर्नलिस्ट है वो तो फटेहाल होता है, लेकिन मालिक और उसका जो एडिटर है जो लाखों रुपए तनख्वाह पाता है वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होने नहीं देता। तो मिलाड, आपको रोग भी मालूम है, उपचार भी मालूम है। मेरी एक ही दरख्वास्त आपसे है, हर जगह से हम हार चुके हैं, अब कोई संस्था बची नहीं है। अब तो डर लगता है, माँ बाप की संस्था, बेटे के प्रति माँ का प्यार, ये सारे जो प्रोसेसेस और इंस्टीट्यूशंस है, इन सब पे ग्रहण लग गया है। अब भरोसा नहीं होता है कि हमें रिलीफ कहीं से मिल जाएगा, कोई सत्य पे खड़ा रहेगा। देयर इज नॉट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन इन दिस कंट्री। और आप याद होगा, आपने किताब के रिलीज के समय यही कहा था कि खास करके भारत में इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं हो रहा। तो आपको मालूम है कि नहीं हो रहा है, ये भी मालूम है कि क्यों नहीं हो रहा है। कारण ईडी, एक हिंदी के अखबार ने जब लाशों की तस्वीर दिखाई, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में ही गंगा में लाशों की तस्वीर दिखाई, तो छापा पड़ गया। तो आप समझ सकते हैं, और उसमें बड़ी बुलंद, बहुत ही उससे साहस से ये काम किया था, जबकि सारे लोग केचुआ बन गए थे, रीढ़ विहीन हो गए थे, सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, तो वो ये कर रहा था। हसर आपने देख लिया है। आप हैं, आप बीमारी भी जान रहे हैं, सॉल्यूशन भी जान रहे हैं, और बिलाड अब एक आप ही पे भरोसा रह गया है।
कोई नहीं बचा है। हर आदमी रीढ़ विहीन होकर रेंग रहा है। ऐसे में एक ही संस्था बची हुई है और जिसको समाज आज भी मकबूलियत के साथ देखता है, जिसका सम्मान करता है। तो ये आपके लिए है। आपने बहुत अच्छा किया। लखीमपुर खीरी में उल्टा हो जाता है। आपको मालूम है लखीमपुर के खीरी का किस्सा क्या हुआ था? जब ये सब हुआ, 4 किसान कुचले गए, उसमें आक्रोश में आके किसानों ने मारपीट किया, जिसमें कि 4 आदमी और मर गए। 8 आदमी मरे थे। और जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पहले मंत्री का बेटा, जिसकी कार मंत्री के नाम है, ध्यान रखिएगा, ये वो मंत्री है, भारत का गृह राज्य मंत्री, जिसके खिलाफ एक मर्डर केस में तफ्तीश के दौरान रिकॉर्ड में लिखा गया है, इन्वेस्टिगेटिंग आईओ ने लिखा है कि यह आदमी नेपाल से स्मगलिंग में इन्वॉल्व है। ये उसके रिकॉर्ड में है, जो कि हाई कोर्ट के जेरे बहस है। और उस आदमी को ये जो महान देश के महान लोग हैं सत्ता में बैठे हुए, इन्होंने उसको मंत्री बना दिया। उसकी कौन सी काबिलियत होगी? मेरे ख्याल से काबिलियत आप समझ गए होंगे कि क्या होगी। उसके बेटे ने, क्योंकि मंत्री ने चैलेंज किया था भरी भीड़ में, रिकॉर्डेड है ये, मंत्री ने कहा था कि अरे भाई, हमें सिर्फ मंत्री मंत्री न समझो, जो जानते हैं जरा मेरा पिछला रिकॉर्ड उठा के देख लें, उनको समझ में आ जाएगा। 5 मिनट नहीं लगेंगे लखीमपुर से गायब करने में, लखीमपुर से हटाने में। ये धमकी उसने दी थी और बेटे ने अंजाम दे दिया गाड़ी चढ़ा के। उससे फायरिंग हुई थी उस गाड़ी से। वो गाड़ी इन्वॉल्व थी तो दुनिया का कोई भी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस और कोई भी सीआरपीसी, कोई भी प्रोसीजर ये नहीं कहता है कि मंत्री को इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो गृह मंत्री है तो इन्वेस्टिगेट कैसे होगा? आपने ऑलरेडी कानून बना रखा है, सिंगल डायरेक्टिव जो आपका है, उसके तहत इस मंत्री के खिलाफ तब तक नहीं हो सकता इंक्वायरी जब तक कि वो पद पे बैठा है। सिंगल डायरेक्टिव अभी भी बरकरार है, जबकि उसको कई बार कोर्ट ने, सीवीसी ने, सब ने, आपने जब जिद करके उसको सीवीसी एक्ट में डाल दिया, सिंगल डायरेक्टिव, जिसके तहत ज्वाइंट सेक्रेटरी और उसके ऊपर के लोगों का की इंक्वायरी नहीं होगी जब तक सरकार परमिशन नहीं देगी। हुजूर, परमिशन तो आपने उसको मंत्री बनाने का दिया है, अब आप कैसे कहेंगे कि हाँ इसको परमिशन दे? क्योंकि तब तो इस्तीफा देना पड़ेगा। तो अब ये हुआ कैसे? जब इन्वेस्टिगेशन होने लगा तो यूपी गवर्नमेंट की जो एसआईटी थी, उसने उन्हीं किसानों को फंसाने की कोशिश की, उन किसानों के खिलाफ मुकदमा करने की, कि इनके इन्वेस्टिगेशन की वजह से मंत्री जी का बेटा भाग रहा था। वो सचरित्र बेटा था। दरअसल जब वो आता, पूरा प्रोसिक्यूशन थ्योरी स्टेब्लिश की जाती, तो यही कहा जाता पुलिस द्वारा कि साहब वो तो इतना शरीफ था कि वो किसानों के हमले से घबरा के भागने लगा। इसमें कुचल गए। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने डांटा। जब केस का डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन का ये होने लगा, तब उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर कोई भरोसा नहीं है और हम अपनी एसआईटी बनाएंगे। और उसने अपनी एसआईटी, जो बाहर के आईपीएस अधिकारियों की थी, वो बनाई। उसी तरह जो आपने जुडिशियल इंक्वायरी कमीशन बनाया था, उसको भी उसने विश्वास नहीं किया, दूसरी इंक्वायरी कमीशन बनाई। तो आप समझ सकते हैं कि आप ही ने इस केस को, लखीमपुर खीरी को, और आज जो ये मंत्री के खिलाफ, मंत्री की गाड़ी है और मंत्री के बेटे के खिलाफ और ज्यादा संगीन मामले किए गए हैं, ये इसी सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड एसआईटी ने की है। तो मिलाड, जब आप जानते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, तो सॉल्यूशन भी आप ही को ढूंढना पड़ेगा। अगर लखीमपुर खीरी कांड में किसान को पुलिस फंसा देती कि नहीं नहीं, वो तो निर्दोष था मंत्री जी का बेटा, तो आज न्याय पे क्या भरोसा होता है, ये आप समझ सकते हैं। तब तो रेलवे इंजन बिक ही जाएगा। अगर न्याय पे भरोसा नहीं होगा तो रेलवे इंजन इसी तरह बिका करेगा। लिहाजा अब ये आपके ऊपर है। और हाल के दौर में आपने कुछ बहुत अच्छे ऐसे किए हैं जजमेंट्स। लखीमपुर खीरी एक नहीं है। आपने अभी एक अन्य केस में
जब आपने कहा ईडी से कि आप पीएमएलए का जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं हम सब जानते हैं, तो वो मैसेज गवर्नमेंट के लिए था, क्योंकि अभी अभी अखिलेश यादव के लोगों के खिलाफ ही आए इलेक्शन के पहले। आपको याद होगा इसके पहले मध्य प्रदेश में जब चुनाव हुए तो उनके लिए खिलाफ हुआ था, कमलनाथ के खिलाफ, कमलनाथ के भतीजे वो लगा था, रेड हुआ था। तो आप जानते हैं कि ईडी, आईटी, सीबीआई, इन सब का इस्तेमाल हो कैसे रहा है। तो मेरे ख्याल से एक यही संस्था बची हुई है। और आपने उसमें कहा भी, आपने उसके दौरान, एक अन्य केस के दौरान आपने ये कहा भी कि मुझे लगता है कि सरकार को हमारे ऑर्डर्स की कोई परवाह नहीं है, ये सरकार हमारे ऑर्डर्स को भी अनदेखी करना शुरू कर रही है। आप जानते हैं कितना बड़ा खतरा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की भी अनदेखी होने लगी। आपने कहा था कि यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स, दैट इज मोस्ट शॉकिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस एंटायर एक्सरसाइज, ये आपने भरी अदालत में कहा था। तो सीजेआई का ये कमेंट कोई साधारण कमेंट नहीं है। यू हैव नो रेस्पेक्ट फॉर एससी ऑर्डर्स, ये कहना, और ये कह के उन्होंने इसको सरकार को डांटा था। पर सरकार मोटी चमड़ी की है, उस पर असर पड़ता नहीं, ये जगत गति व्याप्त होती रहती है, उस पर असर नहीं होता है। लिहाजा अब मिलॉर्ड आपके ऊपर आरोप भी लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे एक जनरल नाराजगी है। मेरे ख्याल से ये भी आप देखिए, क्योंकि आपकी गरिमा कहीं कम हो तो ये कोई भी इस समय जो आपको देख रहा है और जो भी भारतीय व्यवस्था को जानता है, न्याय व्यवस्था को खास करके, वो इसको बहुत अच्छा नहीं मानेगा। आपके जेरे बहस, आपके जेरे नजर सीए का केस है। सीए के केस में हम ये नहीं कहते कि पॉलिसी कश्मीर को लेकर क्या हो, ये जुडिशियरी डिसाइड करे, वो गवर्नमेंट का काम है। लेकिन मिलॉर्ड आप जानते हैं वो किस तरह से सीए को लाया गया, ये आप जानते हैं। आप ये भी जानते हैं कि 370 जब हटा तो किस तरह एक इंस्टीट्यूशन को दूसरे को बना दिया गया, दूसरे को तीसरा बना दिया गया, तीसरे को से ऑर्डर पास करवा दिया गया। आप ये भी जानते हैं कि जो पावर्स सुप्रीम कोर्ट जो भारत के संविधान ने दिया था 168 के तहत, उसको किस तरह से उसका इस्तेमाल हुआ है। फिर आप क्यों नहीं एक्ट करते हैं? क्यों 370 पे? हमें बिल्कुल नहीं चाहिए कि 370 एबॉलिशन गलत है या सही है, वो सरकार का प्रेरोगेटिव हो सकता है। लेकिन उसमें जो वायलेशन हुआ है कि आपने किस तरह से वहां की असेंबली को आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दिया, चीख चीख के वहां पे आर्टिकल 374 कहता है, उसके प्रोविजोस कहते हैं, लेकिन उसको छोड़ के आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बना दिया, असेंबली डिसॉल्व है, लिहाजा उसको पार्लियामेंट को बना दिया, असेंबली का फंक्शन करने लगी, गवर्नर को आपने बना दिया। तो ये जो आपने तमाशा पूरा किया था, कम से कम ये कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है मिलॉर्ड, इसलिए ये आपको देखना है। उसी तरह एक यहां पे पत्रकार आता है और वो पत्रकार केरला का है और वो आता है और यहां पे सिर्फ कवर करने जाता है, जिसमें कि एक कलेक्टर ने एक बलात्कार की शिकार शेड्यूल कास्ट लड़की को अस्पताल में जब वो मर गई तो उसकी बॉडी को रातों रात जला दिया, बिना फैमिली से परमिशन लिए हुए अंधेरे में जला दिया। उसको वो कवर करने जा रहा था, उसको इतने दिन बंद रखा जाए, ग्राहम स्टेन को इतने दिन, उस बूढ़े आदमी को बंद रखा जाए देशद्रोह और अन्य मुकदमों में, अंत में वो मर जाए। मिलॉर्ड ये भी आप ही को देखना था ताकि उसकी रिहाई प्रॉपर हो सके। मेरे ख्याल से ये जो तमाम केसेस हैं जो इस समय पेंडिंग हैं, सीए का केस खास करके कहा जाता है, वो आपने अभी तक उस पर फैसला नहीं किया। सबरीमला का केस आपके पास फिर से आया, आपने उस पर कोई जजमेंट नहीं दिया।
एग्रीकल्चर के 3 लॉ ठीक है, वापस हो गए, लेकिन एक लंबा वक्त रहा, 1 साल लग गया, किसान आंदोलन करते रहे, उसमें भी फैसला नहीं आया। तो ये मुझे लगता है, छोड़िए ये सब बातें। कम से कम भारत के संविधान के तहत आईपीसी में 124 ए का अस्तित्व, बिलॉर्ड आपको कैसा लगता है? इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कैसे होगा आप बताइए? 124 से रहेगा, एक दरोगा भी की भी हैसियत होगी, किसी का कॉलर पकड़ के उठा लाए कि तुमने देशद्रोह किया है, और उसके बाद आप हमसे कहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें। आपने तो मंच पे ऐतराज किया, आपने बेंच पे ऐतराज किया, आपने तो कहा कि 124 एक बदनुमा दाग है, तो कहते हैं तो इसको फैसले में क्यों नहीं लिखते? आज भी 124 एक कैसे स्टैट्यूट में कायम है? ये किसकी जिम्मेदारी है? आप मिलाड हमें तो कहते हैं कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नहीं करते। मुझे नहीं मालूम है कि इस समय मैं बोल रहा हूं, अगले वक्त जब ये एयर होगा, जब ये पब्लिक में आएगा, तो हमें देशद्रोह का मुकदमा झेलना पड़े। तो मिलाड हमारी हिम्मत कैसे पड़ेगी कि हम ये करें? और अगर हिम्मत पड़ भी जाए तो गुमनामी में हम कहीं मर जाएंगे किसी जेल में, और आप हमें जमानत तक भी नहीं देंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक केरल के जर्नलिस्ट के केस में हो चुका है। तो मिलाड ये गलती कहां है? एक ही संस्था, मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि अब माँ बाप की संस्था पे भी भरोसा नहीं है, और माँ बाप को बेटे की संस्था में भरोसा नहीं, इतना डिजेनरेशन हो गया है। कोई संस्था इस समय भरोसे की नहीं है। किसके पास जाए? पुलिस के पास। थाने में बलात्कार हो जा रहा है। मिलाड लोअर कोर्ट की हालत तो आप भी जानते हैं। तो हम रिलीफ कहां लें? हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करने को तैयार हैं। एक ही वादा कर लीजिए कि वो जो केरल का जर्नलिस्ट है उसकी हालत नहीं होगी, ग्राहम स्टेन की हालत नहीं होगी। अगर ये वादा कर ले तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का मादा आज पहले से ज्यादा है, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं। लेकिन मिलाड 124 से राजद्रोह, और राजद्रोह भी कमाल का है। उसके जो इबारत अगर आप देखें मिलाड, आप तो कानून के इतने बड़े ज्ञाता है, उसमें अगर आपने स्टेट माने गवर्नमेंट के खिलाफ डिसअफेक्शन भी किया है तो वो राजद्रोह है। मतलब कि अगर अप्रीति, हिंदी में इसका जो तर्जुमा किया गया है, सरकार के खिलाफ अप्रीति, मतलब हम सरकार से मजबूर किया जा रहा है कि प्रेम करे। मोदी जी जब डुबकी लगाए तो हम ताली बजाए, मोदी जब कहे दीदी ओ दीदी तो हम ताली बजाए, हमसे ये कहा जा रहा है। और ये 121 124 ए में अगर आप देखें तो उसका हिंदी तर्जुमा सरकार के खिलाफ अप्रीति, राजद्रोह है। उसका जब एक्सप्लेनेशन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें स्टेट मान ले गवर्नमेंट है, और डिसअफेक्शन का मतलब अप्रीति है। मतलब सरकार को हम गले लगाए, मोदी जी जब जब बोले, योगी जी जब जब बोले, गलत आंकड़े भी पेश करें तो हम ताली बजाए। हमें यहां तक लाके खड़ा कर दिया है आपके कानून पे। तो मिलाड देखना ही आपको है। हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करेंगे, लेकिन पीएमएलए कानून, राजद्रोह का कानून 124 ए, इसे आप देख लें। और एक आप ही बचे हैं जो इसको संभाल सकते हैं, वरना सब डूब रहा है। आपसे उम्मीद है, क्योंकि आपकी मकबूलियत आज भी हम सब मानते हैं, लिहाजा ये आपको देखना है। फिलहाल दोस्तों, आज के लिए इतना ही। किसी और मुद्दे पे फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।